हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू प्रशांत ट्यूटोरियल और मैं हूं प्रशांत प्रजापति। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इलास्टिक कांस्टेंट्स। तो इलास्टिक कांस्टेंट्स के अंदर हम क्या क्या सीखने वाले वो देखते हैं। इलास्टिक कांस्टेंट में हमको सबसे पहला चीज़ सीखना है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिक कांस्टेंट्स बेसिकली क्या क्या होते हैं, ई, जी, के, म्यू, ये सारे इलास्टिक कांस्टेंट है। सो पहला है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉड्यूलस भी बोलते हैं उसको। दूसरा है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और शेयर मॉड्यूलस भी बोलते हैं उसको। थर्ड इज़ बल्क मॉड्यूलस, इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, शेयर मॉड्यूलस को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, यंग्स मॉड्यूलस को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई से। नाउ पॉइजन्स रेशियो है, पॉइजन्स रेशियो इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। इसको हम पॉइजन्स रेशियो को म्यू इज इक्वल टू 1/m भी बोलते हैं। और फिफ्थ इज लैटरल स्ट्रेन एंड लीनियर स्ट्रेन के बारे में हम पढ़ेंगे। देयर आर सम डेरिवेशंस, और डेरिवेशन हम डिराइव करेंगे। ई इज इक्वल टू 2g 1 + 2 म्यू, ई इज इक्वल टू 3k1 - 2 म्यू एंड ई इज इक्वल टू 9kg/3k + g। एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है वो देखेंगे हम। यूनिएक्शियल, बाइएक्शियल, ट्राइएक्शियल स्ट्रेसेस कैसे होते हैं वो देखेंगे हम। डेरिवेशन करने वाले हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का, दैट इज डेल्टा वी बाई वी। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज डेल्टा वी बाई वी, मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वी अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। देन दैट चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इज 1 - 2 म्यू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई। इसका डेरिवेशन करेंगे। एंड न्यूमेरिकल्स ऑन लैटरल स्ट्रेन एंड लीनियर स्ट्रेन, ये करेंगे हम, राइट। सो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीडी स्टूडेंट्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कांस्टेंट दैट इज़ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमको कहाँ से मिलता है, हुक्स लॉ से मिलता है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है, तो यहाँ पे जो ई आता है दैट ई इज कॉल्ड एज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉड्यूलस, राइट। ई का यूनिट आपको पता है, ई के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। मैं ज़्यादा ई के बारे में डिटेल नहीं बताऊंगा। सो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू, यूनिट क्या हो जाएगा इसका, N/mm²। सो ये आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है सबसे पहला। सेकंड कांस्टेंट देखते हैं क्या होता है। सेकंड कांस्टेंट इज़, हमको पता है कि शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन। तो हम जब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दैट इज़ जी। सो जी इज़ नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। इसको और क्या कहते हैं हम, शेयर मॉड्यूलस। मुंबई यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा के सिलेबस में जी को कभी कभी सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो जी या फिर सी कुछ भी बोल सकते हैं। सो आई विल यूज नोटेशन जी। थर्ड इज पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, पॉइजन्स रेशियो म्यू इज लैटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। नाउ ये लैटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन क्या होता है वो देखते हैं। सपोज करो मैंने एक रॉड लिया, दिस इज सर्कुलर रॉड। सपोज करो दिस इज अ सर्कुलर रॉड। सर्कुलर रॉड है तो इसका क्या रहेगा, डायमीटर d होगा, राइट। इसका लेंथ जो होगा दैट इज l। इसके ऊपर सपोज करो मैं टेंसाइल फोर्सेस अप्लाई कर रहा हूँ। टेंसाइल फोर्सेस अप्लाई करने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर जो चेंज इन लेंथ आएगा दैट विल बी, लेंथ तो चेंज होगा बट चेंज इन लेंथ होने के साथ साथ में इसका क्या होता है, मैंने बताया था कि जब रबर को हम पुल करते हैं तो क्या होता है, उसका डायमीटर या विड्थ कम होता है, थिकनेस कम होता है एंड उसका लेंथ इंक्रीज होता है। तो इसी तरीके से जब ये सर्कुलर रॉड है, सपोज करो जब मैंने इसको पुल किया तो क्या हुआ, इसका डायमीटर कम हुआ लेकिन लेंथ क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, राइट। ऐसा कब होता है, टेंसाइल फोर्सेस लगते हैं और टेंसाइल स्ट्रेस आता है तो होता है, राइट। तो इसमें जो चेंज इन लेंथ आया दैट आई कंसिडर एज
डेल्टा एल, सो टोटल लेंथ जो होगा आफ्टर इलोंगेशन क्या हो जाएगा, एल प्लस डेल्टा एल, राइट। तो ये तो हमने लीनियर डायरेक्शन में देखा। नाउ देखते हैं वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन मतलब कि ये लीनियर जो लेंथ वाइज है, आप डायमीटर वाइज देखते हैं। डायमीटर इनिशियली इसका डायमीटर कितना था, इनिशियली इसका डायमीटर था, नाउ आप, मैं सपोज कर रहा हूँ कि आपने ये इसको नोट कर लिया है, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ। सो जैसे कि मैंने बताया कि इनिशियली इसका डायमीटर डी था, लेकिन जब इसका लेंथ इंक्रीज़ हुआ तो क्या होगा, इसका डायमीटर कम हो जाएगा। जैसे हम रबर को पुल करते हैं तो उसका डायमीटर क्या होता है, कम होता जाता है। सेम उसी तरीके से इनिशियली डायमीटर वाज डी, बट जब मैंने पुल किया तो उसका डायमीटर कम हो गया, एंड दैट इज़ नथिंग बट डी माइनस डेल्टा डी, करेक्ट। नाउ ये हो गई इसकी लीनियर डायरेक्शन, ये हो गई लैटरल डायरेक्शन, करेक्ट। लीनियर डायरेक्शन और इसके परपेंडिकुलर जो है दैट इज़ लैटरल डायरेक्शन। तो जब भी लीनियर डायरेक्शन में इंक्रीमेंट होता है तो लैटरल डायरेक्शन में क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, क्योंकि रबर को पुल करेंगे तो रबर का डायमीटर कम होगा और इसका लेंथ इंक्रीज होगा, राइट। सो लीनियर और लैटरल के बीच में यही रिलेशन है कि जब भी लीनियर आपका लीनियर इलोंगेशन में इंक्रीमेंट आएगा तो लैटरल स्ट्रेन में क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, राइट। सो ये हो गया आपका, ये कौन से केस में होता है, आपके टेंसाइल स्ट्रेसेस के केस में होता है। तो लैटरल स्ट्रेन हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, डायमीटर डिक्रीज हो रहा है, माइनस डेल्टा डी लिखा है मैंने, यहाँ पे प्लस डेल्टा डी लिखा है, लेंथ इंक्रीज हो रहा है। सो योर लैटरल स्ट्रेन इज नथिंग बट लैटरल स्ट्रेन इज नथिंग बट, लैटरल स्ट्रेन को मैं यहाँ पे रहने देता हूँ, म्यू को, लीनियर स्ट्रेन को यहाँ भेज देता हूँ, राइट। सो और लीनियर स्ट्रेन को मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, लीनियर स्ट्रेन तो हमको पता है, लीनियर स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दैट इज डेल्टा एल अपॉन एल। सो लीनियर स्ट्रेन को मैं ई एल से रिप्रेजेंट करूँगा, लीनियर स्ट्रेन को ई एल से रिप्रेजेंट करूँगा। सो लीनियर स्ट्रेन यहाँ चला गया और लैटरल स्ट्रेन यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा। सो लैटरल स्ट्रेन मैंने यहाँ लिया और म्यू को एज इट इज़ रखा और यहाँ पे ई एल लिख दिया, राइट। ये दैट एल विल बी इन प्रीफिक्स, राइट। नाउ लैटरल स्ट्रेन कभी भी हमें निगेटिव में मिलेगा, कब, लैटरल स्ट्रेन विल बी निगेटिव व्हेन देयर इज टेंसाइल फोर्स अप्लाइड, राइट। क्यों लैटरल स्ट्रेन निगेटिव रहेगा, बिकॉज आपका जो डायमीटर है वो क्या होगा, कम होगा। तो डायमीटर कम होगा तो लैटरल स्ट्रेन के यहाँ पे मैं माइनस लगा दूंगा और यहाँ पे माइनस लगा दूंगा, तो ये सेम माइनस इधर चला जाएगा, इधर पे चला जाएगा, तो जो वैल्यू आएगी आपको निगेटिव में आएगी। लेकिन हमको कोई भी निगेटिव पॉजिटिव कुछ यहाँ पे लगाना नहीं है, हमको जस्ट ये चीज़ को कंसीडर कर लेना, अज्यूम कर लेना है कि भाई जब भी लैटरल स्ट्रेन आता है टेंसाइल स्ट्रेसेस में तो लैटरल स्ट्रेन निगेटिव होता है, यानी कि निगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है कि डिक्रीमेंट हो रहा है, राइट। यानी कि इसके डायमीटर में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, लेंथ तो इंक्रीज हो रहा है बट डायमीटर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो निगेटिव व्हेन देयर इज अ टेंसाइल फोर्स अप्लाइड। नाउ सेम रॉड मैं इस तरफ लेता हूँ, राइट। इसके ऊपर मैंने फोर्स कैसा लगा दिया, इस बार कॉम्प्रेसिव फोर्स लगा दिया, तो क्या होगा, इसका डायमीटर जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा और जो लेंथ है इसका वो डिक्रीज हो जाएगा, राइट। सो जो लेंथ है, लेंथ क्या हुआ इसका भी, स्टार्टिंग का लेंथ वाज एल, नाउ आफ्टर इलोंगेशन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस इसका जो लेंथ आया दैट विल बी L minus delta L, right? This is force P, this is force P. Now diameter के केस में देखते हैं डायमीटर में क्या हुआ है, initially diameter was D, but then finally डायमीटर क्या हो गया इसका D plus
डेल्टा डी, राइट, डी प्लस डेल्टा डी. So when forces applied are compressive, then linear strain will be negative, whereas lateral strain is positive. Lateral strain is positive. Now यहाँ पे भी मैंने बताया आपको सेम फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका, lateral strain is equal to mu into EL. हमें यहाँ पे प्लस माइनस कुछ दिखाना नहीं है, हमको मेंटली अंडरस्टैंड कर लेना है कि जो भी जब फोर्सेस अप्लाई होंगे, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस टूवर्ड्स दी बॉडी अप्लाई होंगे फोर्सेस, यानी कि कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई होंगे तो स्ट्रेस जो आएगा वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आएगा, और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस की वजह से उसका लेंथ में, उसके लीनियर डायरेक्शन में लीनियर डायरेक्शन में जो लेंथ होगा वो दैट विल बी डिक्रीज्ड. सो योर लीनियर स्ट्रेन विल बी नेगेटिव. एंड जब हम रबर को पुश करते हैं इस तरीके से, रबर को हम पुश करते हैं तो उसका क्या होता है, डायमीटर इंक्रीज़ हो जाता है. तो डायमीटर इंक्रीज़ हो जाता है तो यहाँ पे जब कॉम्प्रेसिव फोर्सेस रहेंगे तो जो डायमीटर इंक्रीज होने की वजह से जो लैटरल स्ट्रेन आएगा दैट विल बी पॉजिटिव. नाउ लीनियर स्ट्रेन हमको पता है कि लीनियर स्ट्रेन को EL से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दैट इज़ नथिंग बट डेल्टा L बाय L होता है, करेक्ट. सो लैटरल स्ट्रेन क्या होता है, लैटरल स्ट्रेन का हमने फॉर्मूला लिख दिया म्यू इंटू EL, बट वैसे देखेंगे तो लैटरल स्ट्रेन क्या होता है फिजिकली. तो ये डायग्राम में देखते हैं, जैसे लीनियर स्ट्रेन में चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है, वैसे ही लैटरल स्ट्रेन में क्या होता है, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, डेल्टा डी बाय डी. वैसे ही यहाँ पे भी होगा लैटरल स्ट्रेन में डेल्टा डी बाय डी लैटरल स्ट्रेन. डेल्टा डी बाय डी, बट हियर डायमीटर डेल्टा डी क्या आता है, इंक्रीज होता है, तो ये प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा. इसीलिए मैंने बताया कि जब भी टेंसाइल फोर्सेस होंगे तो लैटरल स्ट्रेन विल बी नेगेटिव, एंड जब कॉम्प्रेसिव फोर्सेस होंगे तो लैटरल स्ट्रेन विल बी पॉजिटिव, राइट. सो ये माइनस और प्लस आपको दिखाना नहीं है. अगेन मैं बोलता हूँ, ये इस चीज़ को हमें अपने मन में रखना है. सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ. सपोज अगर मैंने एक प्लेट ले लिया, मेटल की प्लेट लिया है, और उस मेटल के प्लेट का जो विड्थ है दैट इज width is B, thickness will be T and length is L, right. now consider करो, मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया P अमाउंट का. कौन सा फोर्स है, टेंसाइल फोर्स है. नाउ टेंसाइल फोर्स है. अब आपका इरेजर जो होता है रबर, उसको जब हम पुल करते हैं तो वो इरेजर का शेप ऐसा ही कुछ होता है, उसकी थिकनेस होती है, उसका विड्थ होता है एंड उसका लेंथ होता है, राइट. सो लीनियर स्ट्रेन एंड लैटरल स्ट्रेन में एक ब्यूटीफुल रिलेशन है. देखते हो रिलेशन क्या है. सपोज करो कि आपको किसी ने पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू दी हुई है. अगर आपके पास जो इरेजर पड़ा हुआ है उसका पॉइजन्स रेशियो का आपको वैल्यू पता है, राइट. और आपको उसने क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर मैं रबर को पुल करने के P अमाउंट के फोर्स अप्लाई करने से, रबर को जब हम पुल करेंगे P अमाउंट के फोर्स से, तो लैटरल स्ट्रेन जो होगा कुछ वैल्यू हो जाएगी XYZ. सो लीनियर स्ट्रेन कितना आएगा. तो अगर आपके पास लैटरल स्ट्रेन है तो आप लीनियर स्ट्रेन निकाल सकते हो पॉइजन्स रेशियो के हेल्प से, और आपके पास अगर लीनियर स्ट्रेन है तो आप लैटरल स्ट्रेन निकाल सकते हो पॉइजन्स रेशियो के हेल्प से. इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स हम सारे कंसेप्ट क्लियर होने के बाद में समझेंगे. और देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लैटरल स्ट्रेन क्या होगा.
lateral strain will be delta b by b, राइट, क्योंकि जब मैं ऐसे लेंथ इंक्रीज करता हूँ तो इसका विड्थ भी तो डिक्रीज होता है, सो विड्थ भी कम होता है, सो डेल्टा b by b is also a lateral strain, lateral strain. now और क्या हो सकता है इसका lateral strain? जब मैं पुल करता हूँ तो इसका थिकनेस भी तो कम हो सकता है, सो डेल्टा t by t is also lateral strain. और लीनियर स्ट्रेन क्या होगा इसका? लीनियर स्ट्रेन को मैं EL से रिप्रेजेंट करता हूँ. लीनियर स्ट्रेन इज डेल्टा L by L, राइट. सो योर पॉइजन्स रेशियो क्या होगा? म्यू इज इक्वल टू डेल्टा B by B अपॉन डेल्टा L by L, और डेल्टा T by T अपॉन डेल्टा L by L, राइट. सो दैट म्यू का वैल्यू डेल्टा B by B अपॉन डेल्टा L by L करेंगे तो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी म्यू. सेम विल बी इक्वल टू डेल्टा T by T करेंगे अपॉन डेल्टा L by L करेंगे तो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी म्यू. सो म्यू सेम ही आने वाला है, सो बीच में हम इक्वल टू भी कर सकते हैं, राइट. सो ये रिलेशन हो गया आपके लैटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन के बीच में. नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, सो नेक्स्ट इज बल्क मॉडुलस. सो बल्क मॉडुलस देखते हैं क्या होता है. बल्क मॉडुलस रिप्रेजेंटेड बाय K एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. उसकी वजह से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो K आएगा, एंड दैट K इज नथिंग बट बल्क मॉडुलस रिप्रेजेंटेड बाय K. नाउ K को हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं? K इज इक्वल टू सिग्मा वी बाई ई वी को अगर यहाँ पे लिख देते तो K इज इक्वल टू सिग्मा वी बाई ई वी. नाउ ई वी क्या है? ई वी इज़ अ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी बाई वी. चेंज इन वॉल्यूम इज डेल्टा वी अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, राइट. सो डेल्टा वी बाई वी, ई वी को हम डेल्टा वी बाई वी भी लिख सकते हैं. सिग्मा वी क्या है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है? अब तक हमने खाली यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेसेस पढ़े थे. अब यहाँ पे हम बाई डायरेक्शनल स्ट्रेसेस भी पढ़ने वाले हैं और ट्राई डायरेक्शनल स्ट्रेसेस भी पढ़ने वाले हैं. ना यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेस क्या होता है? जब फोर्सेस खाली एक्स डायरेक्शन में लगते हैं तो उसको हम बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल फोर्स, और उसकी वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होता है दैट इज़ कॉल्ड एज यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेसेस, राइट. नाउ जब फोर्सेस दोनों साइड में लगते हैं, ये एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में भी लगते हैं और जेड डायरेक्शन में भी लगते हैं, तीनों डायरेक्शन में जब फोर्सेस लगते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज ट्राई एक्सियल स्ट्रेसेस. जब खाली दो डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं then that is called as biaxial stresses, bidirectional stresses, right. so अब एक चीज़ ये देखते हैं हम कि ये जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी कि चेंज इन लेंथ इन एक्स डायरेक्शन, चेंज इन लेंथ इन वाई डायरेक्शन, चेंज इन लेंथ इन जेड डायरेक्शन, यानी कि इसका लेंथ भी चेंज हो रहा है, थिकनेस भी चेंज हो रहा है और विड्थ भी चेंज हो रहा है. तो तीनों डायरेक्शन में जो चेंज होता है उसके एडिशन को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. और स्ट्रेस क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जब मैं इस सरफेस के ऊपर फोर्स अप्लाई करूँगा, इस सरफेस के ऊपर अगर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ तो ये सरफेस के ऊपर स्ट्रेस आएगा, राइट. और ये डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है तो इस सरफेस और इस सरफेस के ऊपर स्ट्रेस आएगा, तो एक डायरेक्शन का स्ट्रेस हो गया. और जब मैं ये डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूँगा तो इस सरफेस और इस सरफेस के ऊपर स्ट्रेस आएगा, तो ये दोनों साइड भी कवर हो गया. नाउ थर्ड साइड कौन सी बची? ये वाली. यहाँ पे भी मैं फोर्स अप्लाई कर देता हूँ तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, दोनों साइड के ऊपर क्या होगा? फोर्सेस एक्ट करने वाले हैं, तो उसकी वजह से ये दोनों साइड पे भी स्ट्रेसेस आने लगेंगी और पूरी वॉल्यूम इसकी कवर हो गई. तो पूरे वॉल्यूम पे क्या इसके स्ट्रेस एक्ट हो रहा है, तो दैट स्ट्रेस इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस. ना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमने समझ लिया. ना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालते कैसे हैं वो देखते हैं. तो पहले तो आप ये समझ लो कि जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर खाली एक डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक डायरेक्शन में अप्लाई किए हुए फोर्स की वजह से जो चेंज आता है बॉडी के अंदर, जो डिफॉर्मेशन आता है, दैट डिफॉर्मेशन कम्स इन ऑल दी थ्री डायरेक्शन. जैसे कि मैं अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन किया, पॉइजन्स रेशियो एक्सप्लेन करते वक्त मैंने बताया कि अगर हम एक्स डायरेक्शन में या लीनियर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि लीनियर डायरेक्शन में लेंथ इंक्रीज होता है बट विड्थ कम होता है. जो लैटरल डायरेक्शन में जो विड्थ होता है वो कम होता है और लैटरल डायरेक्शन में थिकनेस भी कम होती है, राइट. सो मैंने एक डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, उसकी वजह से तीनों डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन आया. नाउ यहाँ पे जो है जब ट्राई एक्सियल स्ट्रेसेस हम देखते हैं तो ट्राई एक्सियल स्ट्रेसेस में क्या होता है कि फोर्सेस
तीनों डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, तो तीनों डायरेक्शन में फोर्सेस एक्ट करेंगे तो एक साइड जो रहेगी उस साइड के ऊपर जो डिफॉर्मेशन आने वाला है, एक साइड में जो लीनियर डायरेक्शन में जो डिफॉर्मेशन आने वाला है वो खाली लीनियर डायरेक्शन के फोर्स की वजह से नहीं आएगा। वहाँ पे जो डिफॉर्मेशन आएगा लीनियर डायरेक्शन में दैट विल बी बिकॉज ऑफ ऑल द 3 डायरेक्शनल फोर्सेस। तो ये वाले डायरेक्शन में जो चेंजेस आएंगे दैट विल बी बिकॉज ऑफ ऑल द 3 फोर्सेस, एंड ये वाले डायरेक्शन में भी जो चेंजेस आएंगे दैट विल बी बिकॉज ऑफ ऑल द 3 फोर्सेस, एंड ये वाले डायरेक्शन में भी जो चेंजेस आएंगे, डिफॉर्मेशन आएंगे दैट विल बी बिकॉज ऑफ ऑल दी 3 डायरेक्शनल फोर्सेस। नाउ जब खाली एक डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होता था तो वो कितना कॉम्प्लिकेटेड था, और वहाँ पे तो हम पॉइजन्स रेशियो निकाल के, हमने पॉइजन्स रेशियो क्यों पढ़ा, पॉइजन्स रेशियो इसीलिए पढ़े थे हम कि अगर लीनियर डायरेक्शन में आपको स्ट्रेन पता चल गया है तो पॉइजन्स रेशियो का फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन मिलता है। तो लीनियर स्ट्रेन हमको मिल गया है, पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू हमको दिया होता है क्वेश्चन में, और उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है, किसी मटेरियल की इलास्टिक कांस्टेंट क्या होती है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ पॉइजन्स रेशियो एंड बल्क मॉड्यूलस। तो ये सारे क्या है, इलास्टिक कांस्टेंट्स है, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो पॉइजन्स रेशियो भी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो आपको जब क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू गिवन होगी, और पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू अगर आपको पता है और फोर्स खाली एक डायरेक्शन में अप्लाइड है तो उसकी वजह से जो स्ट्रेन आएगा वो स्ट्रेन अगर हमको मिल जाता है फॉर्मूले से डेल्टा एल बाय एल से, तो वो एक लीनियर डायरेक्शन में अगर हमको स्ट्रेन मिल जाता है तो पॉइजन्स रेशियो और लीनियर स्ट्रेन को यूज़ करके हम लैटरल स्ट्रेन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू लैटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन, राइट। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम देखो अभी तीनों डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होंगे तो हम उसमें कैसे सोल्यूशन फाइंड करते हैं। नाउ अब जब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ तो मैं क्या करने जा रहा हूँ कि एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स, एक्स डायरेक्शन में जो डिफॉर्मेशन आया है, वो एक्स डायरेक्शन में जो डिफॉर्मेशन आया है तो वो पहले तो एक्स डायरेक्शन के फोर्स की वजह से कितना आता है डिफॉर्मेशन वो मैं कैलकुलेट करूँगा। उसके बाद फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं उसकी वजह से जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है और उसकी वजह से जो स्ट्रेन आएगा एक्स डायरेक्शन में वो फाइंड करूँगा मैं। उसके बाद थर्ड इज़ जेड डायरेक्शन में जो फोर्स है दैट इज़ पी जेड, और पी जेड डायरेक्शन में जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उन फोर्सेस की वजह से एक्स डायरेक्शन में जो चेंजेस आएंगे वो कैलकुलेट करूँगा। सो वापस से आप समझो कि मैं क्या करने वाला हूँ, पहले कैलकुलेट करूँगा एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसकी वजह से एक्स डायरेक्शन में कितना डिफॉर्मेशन आ रहा है, दैट प्लस फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन में जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उसकी वजह से एक्स डायरेक्शन में कितना चेंज आ रहा है उसको ऐड करूँगा। नाउ थर्ड, जेड डायरेक्शन में जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उसकी वजह से मेरे एक्स डायरेक्शन में कितने चेंजेस आ रहा है। सो थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों को मैं ऐड करके निकालूंगा टोटल चेंज इन लेंथ इन एक्स डायरेक्शन ड्यू टू ऑल दी फोर्सेस, समझे आप। सो आप यही देखिए मैंने क्या किया है, डिफॉर्मेशन इन एक्स डायरेक्शन, पहले मैं क्या कंसिडर करूँगा, डिफॉर्मेशन इन एक्स डायरेक्शन ही कंसीडर करूँगा। तो एट अ टाइम खाली मैं एक ही डायरेक्शन का फोर्स कंसीडर करूँगा तो ही मैं कैलकुलेशन कर पाऊँगा, राइट। एट अ टाइम तीनों फोर्सेस का कैलकुलेशन करके मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं एक फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ, राइट। सो डिफॉर्मेशन इन एक्स डायरेक्शन, सो ड्यू टू फोर्स पी एक्स अलोन। सो सपोज करो ये बॉडी है, इस बॉडी में एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट इज़ पी एक्स, उसकी वजह से जो स्ट्रेस आ रहा है सिग्मा एक्स, नाउ पी वाई सिग्मा वाई, पी वाई सिग्मा वाई, नाउ पी जेड सिग्मा जेड, राइट। नाउ मैं अभी क्या करने वाला हूँ, खाली एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स हो रहा है उसी को कंसीडर करता हूँ। तो जब मैं एक्स डायरेक्शन के फोर्स को कंसीडर करूँगा और एक्स डायरेक्शन को कंसीडर करूँगा तो एक्स डायरेक्शन के लिए वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन क्या हो जाएगी, लैटरल डायरेक्शन हो जाएगी, वाई और जेड डायरेक्शन लैटरल डायरेक्शन हो जाएगी। खैर हमको वाई और जेड में क्या डिफॉर्मेशन होता है उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, हमको खाली अभी फ़िलहाल डिफॉर्मेशन इन एक्स डायरेक्शन फाइंड करना है। तो डिफॉर्मेशन इन एक्स डायरेक्शन ड्यू टू ओनली फोर्स एक्टिंग इन एक्स डायरेक्शन ड्यू टू फोर्स पी एक्स अलोन, राइट। सो हमारे पास फॉर्मूला है सिग्मा एक्स, हमारे पास हुक्स लॉ है, सिग्मा एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो सिग्मा एक्स इंटू ई एक्स, वहाँ से हमने ई एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन ई निकाल दिया, राइट। सो ये क्या, ये जो वैल्यू मिली है ई एक्स की, ये हमको क्या बताती है, ये जो हमको स्ट्रेन मिला है ई एक्स, ये हमको बताता है कि फोर्स जो खाली एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसकी वजह से जो स्ट्रेन आया है वो सिग्मा एक्स अपॉन ई है, राइट। नाउ अब क्या कर रहा हूँ मैं, ड्यू टू फोर्स पी वाई अलोन, नाउ जब फोर्स
पी वाई डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है उस पी वाई डायरेक्शन के फोर्स की वजह से एक्स डायरेक्शन में कौन सा डिफॉर्मेशन या कौन सा चेंज इन लेंथ आ रहा है वो कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, करेक्ट। सो ई एक्स जो पी वाई फोर्स एक्ट होगा उसकी वजह से जो एक्स डायरेक्शन में चेंज इन लेंथ आएगा दैट विल बी माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई अपॉन ई। नाउ डाउट आता है कि माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई अपॉन ई कैसे आया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम वाई डायरेक्शन कंसिडर कर रहे हैं तो वाई डायरेक्शन मेरे लिए लीनियर हो गई और उसकी अपोजिट की दोनों डायरेक्शन जेड और एक्स क्या हो गई, मेरे लिए लैटरल डायरेक्शन हो गई। सो एक्स और जेड मेरे लिए लैटरल डायरेक्शन हो गई। तो मैंने अभी आपको बताया कि मेरे पास पॉइजन्स रेशियो का फॉर्मूला है, पॉइजन्स रेशियो इज लैटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। तो जब मैं वाई डायरेक्शन कंसीडर करता हूँ तो वाई डायरेक्शन मेरी लीनियर हो गई। अगर वाई डायरेक्शन लीनियर हो गई तो एक्स डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन मेरे लिए क्या हो जाएगी, लैटरल हो जाएगी। तो मैंने वही यहाँ पे किया है, म्यू इज इक्वल टू लैटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। नाउ लैटरल स्ट्रेन मेरे लिए क्या हो जाएगा, पी एक्स या फिर ई एक्स क्या हो जाएगा मेरे लिए, लैटरल स्ट्रेन हो जाएगा। सो मैं माइनस ई एक्स को लिखूँगा डिवाइड बाय माइनस ई एक्स डिवाइड बाय लैटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लीनियर स्ट्रेन। तो क्योंकि मैंने ये वाई डायरेक्शन कंसीडर की है इसलिए ये मेरा लीनियर डायरेक्शन हो गया और ये मेरा क्या हो गया, लैटरल हो गया और ये लैटरल हो गया। तो मुझे x फाइंड करना है, इसके लिए मैंने ई एक्स लिखा, तो ई एक्स डिवाइड बाय ई वाई, करेक्ट। ई एक्स डिवाइड बाय ई वाई करता हूँ, ये माइनस जो है कंसीडर मैं करूँगा क्योंकि लीनियर डायरेक्शन में लेंथ इंक्रीज होता है बट लैटरल डायरेक्शन में क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसके लिए मैं माइनस यहाँ पे कंसीडर करता हूँ, यही माइनस मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है, राइट। यही पॉइजन्स रेशियो का मैंने फॉर्मूला वहाँ पे लिखा हुआ है। सो ये जब मैंने माइनस कंसीडर किया ना, ये मैंने बोला था कि माइनस वगैरह हम कंसीडर नहीं करेंगे, खाली समझ के लेंगे, बट ये डेरिवेशन इसके लिए मैं यहाँ पे माइनस कंसीडर कर रहा हूँ। सो मैंने माइनस कंसीडर किया और ई वाई हमको पता है हुक्स लॉ से ई वाई इज इक्वल टू नथिंग बट सिग्मा वाई बाई ई। तो मैंने सिग्मा वाई बाई ई जो है ई वाई की जगह पे रख दिया है, राइट, और ई एक्स को यहीं पे रहने दिया, बाकी सारी चीज़ों को इस तरह भेज दिया। तो ई एक्स इज इक्वल टू माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई अपॉन ई। आप इसको आराम से रख के एक कैलकुलेशन करके देखोगे तो आपको यही चीज़ आएगा, ई एक्स इज इक्वल टू माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई अपॉन ई। ना वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, राइट। और सेम अब जब मैं थर्ड वाली जेड डायरेक्शन में ड्यू टू फोर्स पी जेड अलोन, नो पी जेड डायरेक्शन जब मैं कंसीडर करूँगा तो पी जेड डायरेक्शन जब मैं कंसीडर करूँ तो मेरे लिए वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगी, लैटरल डायरेक्शन हो जाएगी। इसलिए मैंने लिखा एक्स एंड वाई क्या हो जाएगी, लैटरल डायरेक्शन हो जाएगी। नाउ जब मैं ये डायरेक्शन कंसीडर करूँगा तो दैट विल बी माई लीनियर डायरेक्शन। सो ई जेड क्या हो जाएगा मेरा, ई जेड विल बी माई लीनियर स्ट्रेन और ई वाई हमारा क्या हो जाएगा, लैटरल स्ट्रेन, और ई एक्स हमारा क्या हो जाएगा, लैटरल स्ट्रेन। तो अगेन मैं पॉइजन्स रेशियो का फॉर्मूला यूज़ किया, ई एक्स मेरा लैटरल स्ट्रेन हो गया और ई जेड मेरा क्या हो गया, लीनियर स्ट्रेन हो गया। इसीलिए लीनियर स्ट्रेन को मैंने नीचे लिया, और जब लीनियर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होती है तो लैटरल डायरेक्शन में क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया है। माइनस लिखने की वजह से नाउ ई जेड क्या होता है, सिग्मा वाई बाई ई। सो ये मैंने रिशफल करके यहाँ पे लिख दिया, ई एक्स इज इक्वल टू माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, राइट। सो अब मैंने क्या फाइंड कर लिया, खाली एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसकी वजह से एक्स डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन कितना है, वाई डायरेक्शन में खाली जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसकी वजह से एक्स डायरेक्शन में कितना डिफॉर्मेशन आया, जेड डायरेक्शन में जो खाली फोर्स एक्ट हो रहा है उसकी वजह से एक्स डायरेक्शन में कितना डिफॉर्मेशन आया। ना ये डिफॉर्मेशन तीनों डिफॉर्मेशन को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, टोटल डिफॉर्मेशन इन एक्स डायरेक्शन। नाउ मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल डिफॉर्मेशन इन एक्स डायरेक्शन, दैट इज टोटल ई एक्स में लिख देता हूँ, टोटल स्ट्रेन। सो क्या होने वाला है, पहला सिग्मा एक्स अपॉन ई, सिग्मा एक्स अपॉन ई। नाउ सेकेंड क्या है, माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा जेड अपॉन ई। सो ई एक्स की वैल्यू मुझे मिल गई। जिस तरीके से मैंने ई एक्स निकाला है वैसे ही मैं डिफॉर्मेशन इन वाई डायरेक्शन करके सब चीज़ें सेम करूँगा। ना फिर मैं जेड डायरेक्शन के लिए डिफॉर्मेशन इन जेड डायरेक्शन करके सब चीज़ें सेम करूँगा। वैसे ई एक्स निकालूंगा, ई वाई निकालूंगा और ई जेड निकालूंगा। अब ये सारी चीज़ें आप करना घर पे बैठ के। मैं आपको एक चीज़ बता दिया हूँ, ई एक्स ना ई वाई और ई जेड कैसे निकालना है वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए, वीडियो पॉज करके मैं डायग्राम को रफ़ करता हूँ। रफ़ करने के बाद में मैंने जैसे बताया कि ई एक्स आपने निकाल लिया, वैसे ई वाई कैसे निकालेंगे, ई जेड कैसे निकालेंगे। नो बहुत इजी है ये। ई एक्स हमको मिल गया है, जैसे हमको पता है ई एक्स अगर है तो सबसे पहले सिग्मा एक्स अपॉन ई लिख देना है और माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई अपॉन जेड
माइनस म्यू इंटू सिग्मा जेड अपॉन सॉरी यहाँ पे ई आएगा सिग्मा जेड अपॉन ई। नाउ अगर मैं ई वाई लिखूँगा यहाँ पे तो ई वाई जब निकालना रहेगा तो सबसे पहले सिग्मा वाई, ई वाई है तो पहले सिग्मा वाई अपॉन ई आ जाएगा माइनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स ले लेता हूँ अपॉन ई माइनस सिग्मा माइनस म्यू इंटू सिग्मा जेड अपॉन ई। नाउ जो यहाँ पे रहेगा ना सफिक्स में उसके साथ में म्यू नहीं आएगा, बाकी दो के साथ में आ जाएगा। अब ई वाई की अगर बात ई जेड की बात करता हूँ तो यहाँ पे अब सिग्मा जेड अपॉन ई आ जाएगा माइनस म्यू इंटू जेड है तो जेड के अलावा जो दो है वो आ जाएंगे राइट। सो ई एक्स ई वाई ई जेड मिल गया। सो ई वी आपका क्या होगा ई एक्स प्लस ई वी प्लस ई जेड राइट। सो यही ई वी आपका ये है, ये ई वी है राइट। सो ई वी इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वी ई वाई प्लस ई जेड। नो आई होप आपने ये सारा नोट कर लिया है, तो मैं इसको रफ करता हूँ। ये रफ करने के बाद में अगर मैं ई एक्स ई वाई ई जेड की वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पे ई वी की जगह पे ई वी इज इक्वल टू, तो पहले मैं क्या करता हूँ जो विदाउट म्यू है उसको पहले लिख लेता हूँ। ये तीनों को ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड तीनों को मैं ऐड कर रहा हूँ। सो सिग्मा एक्स अपॉन ई प्लस सिग्मा वाई अपॉन ई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई। नाउ सब जगह माइनस है इसके अलावा, चलो मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ। सेम क्या दिख रहा है मुझे, सिग्मा म्यू माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई, और कहाँ पे दिख रहा है माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। तो ये दो दिख गए मुझे सेम, तो मैं इसको डायरेक्टली ऐड कर देता हूँ माइनस 2 म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई करेक्ट। नाउ माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई, और कहाँ दिख रहा है यहाँ दिख रहा है। इसको और इसको एक साथ लिख देता हूँ मैं माइनस 2 म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। और क्या बचा अभी, खाली ये दोनों बचे सिग्मा एक्स अपॉन ई, तो ये दोनों को ऐड कर दूंगा माइनस 2 म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई। नाउ ये मैं क्या कर रहा हूँ तीनों को ऐड करके, मुझे जो निकालना था ई वी निकालना था वो तो मैंने निकाल लिया। नाउ ये मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये सॉल्व होगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। नाउ एक चीज़ देखते हैं, सिग्मा एक्स अपॉन ई सिग्मा वाई अपॉन ई सिग्मा जेड अपॉन ई, तीनों का बेस सेम है तो मैं लिख सकता हूँ सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइड बाय ई माइनस 2 म्यू इधर भी है इधर भी है, तो मैंने कॉमन ले लिया और अंदर क्या आ गया। जब मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचने वाला है, प्लस बचने वाला है सिग्मा वाई प्लस वही तीनों बच रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो मैं डायरेक्टली सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड लिख देता हूँ। तीनों का बेस एक ही है तो मैं ई लिख सकता हूँ। नाउ सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई, सेम चीज़ सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई। तो इसको और इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ बचेगा माइनस 2 म्यू। सो ई वी इज इक्वल टू 1 माइनस 2 म्यू हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या बचेगा आपका सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई। नाउ दिस ई वी इज इक्वल टू 1 minus 2 mu sigma x plus sigma y plus sigma z. Now this EV is also called as delta V by V और EV। और ये भी एक डेरिवेशन था जो हमको करना था। इस डेरिवेशन के बेस पे हमको और एक डेरिवेशन है, जैसे कि E इज इक्वल टू 3k, E इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, E इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, वो जो डेरिवेशन करना है वो इसी के बेस पे होने वाला है। अब ये सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, ये जो वैल्यूज़ है
वो सिग्मा एक्स इज दी स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन, सिग्मा वाई इज दी स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन एंड सिग्मा जेड इज स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन। नाउ कंसिडर कर लो कि मैं तीनों डायरेक्शन में जो स्ट्रेसेस लेने वाला हूँ मैं सेम लेने वाला हूँ। अगर तीनों डायरेक्शन में मैं जो स्ट्रेसेस लेने वाला हूँ अगर वो सेम लेने वाला हूँ तो उसको सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड लिखने की क्या ज़रूरत है? तीनों की वैल्यू सेम है तो तीनों की वैल्यू मैं डाल दूंगा तो तीनों की वैल्यू एक ही हो जाएगी, यानी कि सिग्मा 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 हो जाएगी। तो जब मैं सिग्मा 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 हो जाएगी तो तीनों सिग्मा को मैं एक साथ क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 2 म्यू 3 सिग्मा लिख सकता हूँ, क्योंकि सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड तीनों सिग्मा हो गए तो तीनों को मैं सिग्मा लिख सकता हूँ डिवाइड बाय ई। नाउ हमको क्या अचीव करना है, ई इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। ये डेरिवेशन भी हमको डिराइव करना था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। सो के कहाँ से मिलेगा, हमको पता है के इज़ नथिंग बट सिग्मा वी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। तो डेल्टा वी बाई वी दिख रहा है मुझे, सिग्मा वी चाहिए। चलो दोनों के ऊपर मैंने क्या कर दिया, सिग्मा वी रख दिया, डेल्टा वी बाई वी, और यहाँ भी मैंने क्या रख दिया, माइनस 2 म्यू 3 सिग्मा अपॉन ई। नाउ एक चीज़ देखते हैं कि ये जो सिग्मा वी है डेल्टा वी बाई वी एज इट इज़ रन दिया मैंने, और सिग्मा वी बाय डेल्टा वी बाई वी। नाउ ये जो वैल्यू है इसको हम और क्या बोल सकते हैं, यहाँ से देख के सिग्मा वी अपॉन डेल्टा वी बाई वी इज़ नथिंग बट के। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया हमारा, के हो गया, राइट। नाउ ये 3 को अगर इधर भेज देता हूँ, मुझे अचीव क्या करना, 3k 1 माइनस 2 म्यू, राइट। नाउ k इज इक्वल टू, मैंने क्या किया ये रफ करके, नाउ इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, k इज इक्वल टू, इसको मैंने पूरा k लिख दिया है। सो k इज इक्वल टू सिग्मा v। नाउ सिग्मा v क्या है वैसे, सिग्मा v इज़ नथिंग बट सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस, मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है ना। तो ये जो था ये भी तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ही था। तो जब मैंने इसको तीनों को इक्वल स्ट्रेस रख दिया तो तीनों को मैंने ऐड करके 3 सिग्मा लाया। तो ये सिग्मा वी को हम लोग क्या समझ सकते हैं कि दैट सिग्मा वी इज़ नथिंग बट सिग्मा ओनली, राइट। और ये सिग्मा से ये सिग्मा कट हो जाएगा, और ये जो ई है डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे जाने के बाद ये न्यूमिनेटर में आ जाएगा, और ये आपका सिग्मा कट हो गया यहाँ से यहाँ, तो ये हो गया ई, और नीचे क्या बचा आपका 1 माइनस 2 म्यू। सो आपका 3 रह जाता है यहाँ पे। सो दैट 3 विल बी एज इट इज़। सो 3 को इधर मैंने भेज दिया, अगर सपोज करो, या फिर पूरे को टर्म को यहाँ पे मैं भेजता हूँ तो क्या हो जाएगा, ई इज़ इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। ये 3 इधर चला गया, 3k 1 माइनस 2 म्यू। सो ई इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। इस तरीके से हम अपना 2 डेरिवेशन कंप्लीट करते हैं। नाउ प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लो, मैं नेक्स्ट डेरिवेशन स्टार्ट करता हूँ। नाउ नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं। नेक्स्ट डेरिवेशन क्या करना है, डिराइव अ रिलेशन बिटवीन 3 इलास्टिक कांस्टेंट दैट इज ई जी के। फोर्थ वाला तो म्यू है, पॉइजन्स रेशियो है, तो कांस्टेंट ई जी के है। नाउ ये जो रिलेशन डिराइव करना है दैट विल ई इज इक्वल टू 9 kg अपॉन 3k प्लस जी आने वाला है, यही हमको डिराइव करना है, राइट। इसको डिराइव करने के लिए हमको ऐसे 2 इक्वेशन यूज़ करना है, इसमें से ई इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू हमने अभी जस्ट इसके पहले डिराइव किया था लास्ट वीडियो में। सो ये डिराइव किया हुआ है हमने, और ई इज इक्वल टू 2g 1 प्लस 2 म्यू इसको यूज़ करना है। जब हम फर्स्ट इक्वेशन को डिस्टर्ब करते हैं तो 2g नीचे चला जाता है, 1 प्लस म्यू अपॉन ई अपॉन 2g दिख रहा है, राइट। नाउ मैं 1 को अगर इस तरफ भेजता हूँ तो -1 हो जाएगा, और म्यू का वैल्यू मिलेगा मुझे। नाउ पुट दिस म्यू का वैल्यू हियर इन इक्वेशन नंबर 2। तो जब मैं म्यू की जगह पे म्यू का वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2, ये इक्वेशन मिलता है, राइट। नाउ मैं क्या करता हूँ, इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे 2 चला जाता है। नाउ 3k इज इक्वल टू, नाउ यहाँ पे जो 2 + 1 आएगा वो 3 हो जाएगा। 3 होने के बाद में g यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होएगा तो 3g माइनस ई अपॉन जी 3k। देन g को मैं इस तरफ ले लूँगा, सो 3k 3g माइनस ई
करेक्ट। और फिर ये 3 के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 9 kg माइनस 3 ke आएगा और यहाँ पे eg रहेगा। बाद में फिर मैं क्या करने वाला हूँ कि ये 3 ke को इस तरफ लेता हूँ, उस तरफ खाली 9 kg बचने वाला है। फिर e को मैं दोनों में से कॉमन निकालूंगा तो 3k प्लस g इस तरफ बचेगा, उसको मैं नीचे ले लूँगा। सो e इज इक्वल टू 9 kg अपॉन 3k प्लस g। सो काफ़ी सिंपल सा डेरिवेशन है। तो ये जितने भी डेरिवेशन थे वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो अभी हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं लैटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन के ऊपर। और ये जो फॉर्मूलेज हैं E इज इक्वल टू 2g 1 प्लस 2 म्यू, E इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। ना फॉर्मूला नोट कर लीजिए, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये तीनों फॉर्मूलेज नोट कर लीजिए। और आपको पता है ऑलरेडी मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूलेज लिख के दिए थे। लैटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन जो होता है वो पॉइजन्स रेशियो का फॉर्मूला है। तो ये सारे फॉर्मूलेज यूज़ करके हमको आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल।